नमस्कार दोस्तों, A1 स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सस्पेंस कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है हत्यारा कौन। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। सच्ची खबरें अखबार के दफ्तर में रोज की तरह गहमा गहमी का वातावरण था। टेलीफोन की घंटियां लगातार घनघना रही थी। हर तरफ से आ रही खबरों पर लगातार काम किया जा रहा था ताकि कल सुबह के पेपर का मैटर तैयार किया जा सके। अनेक संवाददाता जो फील्ड वर्क से लौट आए थे, वे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे अपनी रिपोर्ट लिख रहे थे। अखबार के संपादक मोहित अपने कैबिन में बैठे किसी गहन विचार में खोए हुए थे। ढेर सारे स्टाफ को नियंत्रित रखना और उनसे मनचाहा काम निकलवा लेना मामूली काम नहीं था। मोहित 6 महीनों से यहाँ संपादक बनकर नियुक्त हुए थे। उनसे पहले के काफी पुराने उप संपादक उनकी पोस्ट पाना चाहते थे, पर मालिकों ने मोहित को बाहर से बुलाकर संपादक बना दिया था। तो ये लोग भीतर ही भीतर असंतोष पाले हुए थे और असहयोग का रवैया अपनाकर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश किया करते थे। स्टाफ में भी किन्हीं वजहों को लेकर तनातनी रहा करती थी। मोहित इन्हीं समस्याओं का हल खोजने में लगे हुए थे। अभी कल शाम ही ऐसा वाकया हुआ कि ऑफिस में काफी हंगामा हो गया। सुनीता ने इल्जाम लगाया कि रामचरण, जो दफ्तर का पुराना प्यून था, उसने उसके साथ बदसलूकी की। सुनीता एक आधुनिक विचारों वाली अविवाहित लड़की थी जो मास मीडिया का कोर्स करके अनुभव लेने के लिए सच्ची खबरों से जुड़ गई थी और उसे स्थानीय समाचारों का प्रभार दिया गया था। रामचरण पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं करता था और उसकी अवहेलना करता। सुनीता अपनी अनदेखी और रामचरण के अड़ियल रवैये से नाराज रहती और उसे पीठ पीछे घूसट बुलाती। कल सैंडविच खाकर सुनीता ने पानी मांगा तो रामचरण ने गिलास मेज पर ऐसे रखा कि थोड़ा पानी सुनीता की ड्रेस पर छलक गया और फिर दोनों ऐसे गुत्थम गुत्था हुए कि सुनीता ने सीलभंग का आरोप लगाया और बात काफी आगे बढ़ गई। मोहित को यह मामला निपटाने में दांतों तले पसीना आ गए, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था ये सब तो उसके सामने कुछ नहीं था। सुनीता ने अपना लेख खत्म किया और कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। मानसिक कार्य भी शारीरिक श्रम से कम थकानदायक नहीं होता। कॉन्फ्रेंस हॉल का पुराना एसी घड़घड़ाता सा चल रहा था, जो वातावरण की गर्मी से लड़ने में असमर्थ था। सुनीता के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। उसने आंखें मूंदे हुए ही अपना बैग खोला और उसमें रुमाल तलाशने लगी। थोड़ी देर टटोलने के बाद उसे रुमाल मिल गया, जिसे निकालकर मुंह पर फिराते ही उसे लगा मानो कोई चिपचिपा पदार्थ उसके मुंह पर लग गया हो। तुरंत चौंक कर सुनीता ने अपनी आंखें खोली और भागकर शीशे में अपना मुंह देखा तो चीख पड़ी। उसका मुंह गाढ़े ग्रीस से सना हुआ था। रामचरण के अलावा भला ऐसी दुष्टता और कौन करता। अचानक मानो सुनीता पर कोई दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चीखने लगी। तमाम स्टाफ इकट्ठा हो गया। सुनीता चिल्ला चिल्लाकर रामचरण को बुरा भला बोल रही थी। अच्छा हुआ कि रामचरण उस समय कार्यालय में नहीं था। वो किसी काम से प्रेस में गया हुआ था। अगर उस समय वो सुनीता के हत्थे चढ़ जाता तो उसकी खैर नहीं थी। किसी तरह सुनीता को शांत किया गया और मुंह धुलवाया गया। मुंह धोकर वो गाल फुलाए अपनी कुर्सी पर बैठी रही। अभी भी उसके चेहरे पर थोड़ी कालिख मौजूद थी। उसकी सहेली पूजा उसके बगल में बैठी खुसुर फुसुर कर रही थी। सनी, एक ट्रेनी पत्रकार, अपनी सीट पर बैठा खुद को व्यस्त दिखा रहा था, पर उसका ध्यान पूरी तरह पूजा और सुनीता की बातचीत पर लगा हुआ था। पूजा सुनीता को रामचरण को अच्छे से सबक सिखाने की पट्टी पढ़ा रही थी। तभी रामचरण ने कार्यालय में कदम रखा। वो यहाँ घटित हो चुकी घटनाओं से अनभिज्ञ था। सुनीता उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। रामचरण ने उसे ऐसी नजरों से देखा मानो मक्खी उड़ाई हो और मोहित साहब के कैबिन में घुस गया। भीतर घुसते ही मोहित साहब की डांट डपट और रामचरण की भी तेज आवाजें सुनाई पड़ी। 1 मिनट बाद रामचरण क्रोध से बाहर निकल आया तो उसके पीछे मोहित साहब बाहर आए तो उनका चेहरा भी क्रोध से लाल था।
कॉन्फ्रेंस रूम में आकर वे दहाड़े, सभी कान खोलकर सुन ले, मैं अनुशासनहीनता कदापि सहन नहीं करूंगा। ये अखबार का दफ्तर है, कोई केजी की क्लास नहीं जहां रात दिन बच्चों में मारपीट छीना झपटी हो। अगर अब मुझे कोई शिकायत मिली तो मैं कठोर एक्शन लूंगा। इतना कहकर वे फिर अपने कैबिन में घुस गए। किसे पता था कि ये उनके अंतिम दर्शन थे। मोहित उसी शाम अपने ऑफिस की कुर्सी पर मृत पाए गए थे। उनके सीने में खास दिल के ऊपर एक लंबा सा तेज चाकू घुसा हुआ था। ये चाकू ऑफिस के किचन का ही था। उनकी खुली हुई आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य झलक रहा था। दफ्तर का चपरासी सुरेश जब रात को उनके कैबिन में किसी काम से गया और कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुला तो उसने दरवाजा धकेल कर देखा और पाया कि वे भीतर मरे पड़े थे। तुरंत शोर मच गया। चूंकि मामला एक अखबार के संपादक की हत्या का था तो सरकारी मशीनरी टूट पड़ी। इलाके के डीएसपी राणा साहब खुद मौके पर आए और गंभीर अपराधों के अन्वेषण में पारंगत इंस्पेक्टर विक्रम को ये केस सौंपा। विक्रम काफी होशियार नौजवान अफसर था। उसने सबसे पहले लाश देखने वाले सुरेश से पूछताछ की। तुमने कितने बजे साहब की लाश को देखा? साहब 8 बजे रात को। मैं एक फाइल देने गया और दरवाजा ठोकने पर साहब ने अंदर से कुछ बोला नहीं तो मैं अंदर गया और तब मैंने लाश देखी, सुरेश बोला और उसने एक झुरझुरी ली। विक्रम ध्यान से उसे देख रहा था। तुम्हारे ख्याल से ये किसका काम हो सकता है सुरेश? उसने पूछा। साहब ये काम रामचरण का है। उसको ही आज मोहित साहब ने डांटा था, तब वो बहुत गुस्से में इधर से गया था। अच्छा अभी रामचरण कहाँ है? उसको भेजो, विक्रम बोला। साहब जब मोहित साहब ने उसको डांटा तब वो चला गया और अभी तक हमको दिखा नहीं, पर वो जरूर आया होगा और चाकू मार के वापस भाग गया होगा। सुरेश ने अपना दिमाग लगाया। विक्रम उठकर नीचे गया और दरवाजे पर खड़े सुरक्षा कर्मी से मिला। तुम्हारा नाम? विमल। विमल सर। ओके विमल, क्या तुमने रामचरण को दोपहर में यहां से जाते देखा था? हाँ साहब, मेरे सामने ही गया था। उसकी हालत तब कैसी थी? बहुत गुस्से में पांव पटकता हुआ गया था साहब, गाली भी दे रहा था सबको। अच्छा फिर वापस कब लौटा? वापस कब आया साहब? मैंने तो देखा नहीं, विमल बोला। तुम तब से ही बराबर ड्यूटी पर हो? हाँ साहब। बीच में कहीं इधर उधर नहीं गए? साहब 1-2 मिनट टॉयलेट वगैरह गए बिना तो कोई नहीं रह सकता, पर वैसे हर वक्त इधर ही हूं साहब। विक्रम ने सोचा रामचरण यहाँ का पुराना मुलाजिम है और उसे सब कुछ पता होगा, कौन कब कहाँ होगा वो राई रत्ती सब जानता है। अगर वो मोहित का कातिल है तो उसके सामने हत्या का उद्देश्य और मौका उपलब्ध था। इतनी देर में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने आकर घोषणा की कि चाकू पर उंगलियों के निशान रामचरण के हैं। अखबार के हर मुलाजिम के फिंगरप्रिंट रखे जाने का नियम था और इसी बात ने इतनी जल्दी विक्रम की तफ्तीश खत्म कर दी थी। बिमल और गंगाराम नामक दोनों सुरक्षा कर्मियों की अच्छी खबर ली गई। इन दोनों के होते रामचरण भीतर आकर मोहित साहब का कत्ल करके फरार हो गया और इन्होंने उसे आते जाते देखा तक नहीं। पूछताछ से पता चला कि बिमल बीच में थोड़ी देर के लिए सामने चाय पीने गया था और टीवी शोरूम के सामने लगी टीवी में टीवी देखने लगा था। तब गंगाराम सिक्योरिटी कैबिन में मौजूद था, पर उसकी बुजुर्ग अवस्था और सुस्त हालात को देखते हुए ये समझना विक्रम के लिए मुश्किल नहीं था कि बुजुर्गवार उस समय नींद के झोंके में भी हो सकते होंगे। एक टीम रामचरण को पकड़ने के लिए रवाना हो गई थी। इधर सनी नया पत्रकार बार बार बात बदल रहा था। कार्यालय में उसकी बेचैनी विक्रम से छुपी ना रह सकी। उसने सनी को बुलवाया और बोला, तुम्हारा नाम? सनी। तुम कब से इस ऑफिस में हो? सर 2 महीने हो गए हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। आज का वाकया बताओ, विक्रम बोला। सर कल शाम जब रामचरण का झगड़ा हुआ था तब मैं यहीं था। मोहित सर ने बीच बचाव करना चाहा था, पर दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे और आज सुनीता के रुमाल में ग्रीस लगा मिलने पर काफी हंगामा हुआ और फिर मोहित सर का खून हो गया। तुम्हारे ख्याल से क्या रामचरण कातिल है? अब पता नहीं सर, वो आदमी थोड़ा रूखा जरूर है, पर मुझे तो किसी एंगल से
वो कातिल नहीं लगता। विक्रम ने नोट किया कि सनी उससे बातें कर रहा है पर उसका ध्यान कहीं और है, मानो कोई बात बाहर आना चाहती हो। सनी, कोई खास बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? उसने पूछा। सनी ने सशंकित नजरों से इधर उधर ताका और धीमे से बोला, सर, कल रात मैंने कबीर शर्मा को अग्निहोत्री सर से खासी बहस करते देखा था। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। कबीर शर्मा सच्ची खबरें का वरिष्ठ संवाददाता था और मोहित के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखता था। अगर मोहित बाहर से आकर संपादक की कुर्सी पर ना बैठते तो कबीर शर्मा का ही संपादक बनना तय था। कैसी बहस और किस किस ने देखी थी बहस? विक्रम ने पूछा। सर, कल काफी रात तक मैं कोने में बैठा काम कर रहा था। बाकी सब चले गए थे। ऑफिस में सन्नाटा था। मोहित सर ने प्यून को भी छुट्टी दे दी थी। केवल कबीर शर्मा अपने कैबिन में बैठे काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शर्मा जी उठकर मोहित साहब के कैबिन में गए और दोनों में खूब झगड़ा हुआ। ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे? मेरा मतलब मामला क्या था? विक्रम ने पूछा। वो मैं नहीं सुन सका सर, सनी बोला। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में था। काफी ऊंची आवाजें वहां से उठ रही थी पर मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही थी। ओके कहकर विक्रम ने उसे शाबाशी दी और खुद कबीर शर्मा के कैबिन की ओर चल पड़ा। शर्मा के कैबिन का दरवाजा लॉक नहीं था। जैसे ही विक्रम ने हैंडल घुमाकर भीतर कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। भीतर कबीर शर्मा अपनी कुर्सी से नीचे लुढ़का हुआ था। उसकी खोपड़ी से रक्त बहता हुआ जमीन को भिगो रहा था। उसकी सफेद शर्ट आधी लाल हो चुकी थी। विक्रम ने झपट कर उसकी नब्ज थामी तो वो धीमे धीमे चल रही थी। विक्रम ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लिया। तुरंत शर्मा को अस्पताल के इंसेंटिव केयर में रखा गया। शीशे की भारी टूटी हुई एस्ट्रे की पहचान आलाय कत्ल के रूप में हुई। चूंकि वो कई लोगों के उपयोग में आती थी तो उस पर से किसी स्पष्ट फिंगरप्रिंट की छाप नहीं मिली। एक बार फिर समूचे ऑफिस से पूछताछ की गई। हमलावर स्टाफ का ही कोई आदमी था। अब यह क्लियर नहीं था कि मोहित की हत्या और कबीर शर्मा पर हमला एक ही आदमी का काम था या नहीं। परिसर में पुलिस की मौजूदगी और हत्या की जांच चल रही थी। ऐसे में एक और हत्या की कोशिश काफी हैरत अंगेज थी। कबीर शर्मा होश में आकर बयान दे देता तो काफी परतें खुल सकती थी। विक्रम ने हॉस्पिटल फोन करके अपने जूनियर राघव से वहां का हाल पूछा। अभी पोजीशन सेम है सर, एंड क्रिटिकल टू, राघव बोला। डॉक्टर ने कहा है कि अभी 48 घंटे तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। अगर उतना टाइम बच जाए वो तो होप हो सकती है। ओके, अलर्ट रहो और जैसे ही वे होश में आते हैं उनसे हमलावर का नाम पूछने की कोशिश करो। ओके सर। राघव ने शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि विक्रम ने फोन काट दिया था। क्योंकि दो हवलदार रामचरण को दोनों तरफ से पकड़े हुए लाते दिखाई दिए। उसकी हालत एकदम खराब सी लग रही थी। विक्रम ने सख्ती से रामचरण से पूछताछ शुरू की। रामचरण, तुमने मोहित साहब को मारा है ना? अपना अपराध कबूल कर लो। नहीं साहब, रामचरण गिड़गिड़ाया। मैंने नहीं मारा, मैं तो घर चला गया था, अभी वापस आया हूं। बनो मत, विक्रम गरजा। चाकू पर तुम्हारी उंगलियों की छाप है। साहब, वो चाकू कल शाम से गायब था। मैं उसी से किचन में काम करता हूं। किसी ने चुरा कर रख लिया होगा। किसने? मेरे को मालूम नहीं साहब, पर मैंने मोहित साहब को नहीं मारा। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है रामचरण, तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। इतना सुनकर रामचरण फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम ने उसे हथकड़ी लगाकर थाने भेज दिया। अगले दिन विक्रम फिर सच्ची खबरें के दफ्तर पहुंचा। मौत की परछाई मानो वहां मनुष्यत बनाकर छाई हुई थी। सभी मन मारकर अपना काम कर रहे थे। अस्थायी तौर पर जगमोहन सिंह नामक वरिष्ठ संवाददाता ने कमान संभाल रखी थी क्योंकि दोनों सीनियर अब काम करने लायक नहीं बचे थे। एक आईसीयू में थे और दूसरे स्वर्ग में। विक्रम ने जगमोहन से मुलाकात की और चला गया। थोड़ी देर में सनी जगमोहन के ऑफिस में आया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर उसने कबीर शर्मा के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो जगमोहन ने बताया कि शर्मा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।
और जल्दी ही वो बयान देने के काबिल हो जाएगा। सनी ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर निकल गया। शर्मा जी उसके सीनियर थे और उन्होंने उसे काफी मदद की थी। उसका मन था कि हॉस्पिटल जाके उनसे मिल आए। उसी शाम सनी एक गुलदस्ता लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के आईसीयू के बाहर स्टूल पर एक अस्पताल का कर्मचारी बैठा हुआ था। उसी के बगल में एक पुलिस सिपाही बैठा था। चूंकि मामला हत्या की कोशिश का था, इसलिए पुलिस की मौजूदगी वहां अपेक्षित भी थी। कबीर शर्मा होश में आकर उसका नाम न बता दे, इस डर से हमलावर दूसरा वार भी कर सकता था। सनी आईसीयू के दरवाजे पर खड़े होकर शर्मा को देखने लगा। शर्मा की नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई थी और वह उसी के सहारे सांस ले रहा था। उसका सीना एक लय में उठ गिर रहा था। उसके पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, क्योंकि टूटी हुई एस्ट्रे के टुकड़ों से उसके पूरे चेहरे पर जख्म ही जख्म हो गए थे। दरवाजे पर बैठे लोगों ने सनी को भीतर जाने की इजाजत नहीं दी। वो मायूस हो गया। हाथ में लाया गुलदस्ता थामे वो थोड़ी देर डबडबाई आंखों से भीतर देखता रहा, फिर धीरे से वहां से हट गया। काश किसी तरीके से वो एक बार कबीर शर्मा जी के पांव छू सकता। अचानक पुलिस के सिपाही का फोन घनघना उठा और उसे हड़बड़ाहट में कान से लगाता हुआ वो बाहर निकल गया और झपटकर एक ऑटो रिक्शा पर बैठकर कहीं रवाना हो गया। सनी सामने पड़ी विजिटर बेंच पर बैठ गया। अब उसके मन में शर्मा तक पहुंचने की आशा का उदय हो गया था। थोड़ी ही देर में स्टूल पर बैठा चपरासी उठकर कहीं चला गया तो थोड़ी देर के लिए दरवाजा खाली हो गया। सनी झपटकर उठा और पलक झपकते शर्मा के बेड तक जा पहुंचा। वहां जाकर उसने गुलदस्ता शर्मा के सिरहाने रख दिया और उसके पट्टियों से बंधे सर पर हाथ फिराने लगा। इसी बीच उसका ध्यान पूरी तरह शर्मा के चेहरे पर लगा हुआ था, जो वैसे तो पट्टियों से ढका हुआ था, पर ऑक्सीजन की एक बारीक सी नली के सहारे वो सांस ले रहा था। शर्मा की जीवन नौका उसी सांस के सहारे हिचकोले खाती तैर रही थी। अगर एक सेकंड को ये ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए तो शर्मा का जीवन खतरे में पड़ सकता है। ऐसा सोचता हुआ सनी खड़ा रहा और अनजाने में उसका हाथ ऑक्सीजन की नली को सहला रहा था। अचानक एक सीनियर डॉक्टर कुछ विद्यार्थियों को लेकर आईसीयू वार्ड में प्रकट हुए। विद्यार्थियों का एक झुंड उन्हें घेरे हुए था। हर बेड पर जाकर वे विद्यार्थियों को मरीज की रिपोर्ट पढ़कर सुनाते और चल रहे इलाज की समीक्षा करते। ये भीड़ भड़क्का देखकर सनी ने शर्मा के पांव छुए और चुपचाप वहां से रवाना हो गया। कुछ विद्यार्थी हर बेड पर जाकर खुद से कुछ देखने समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक लड़की जोरों से चिल्लाई, सर 26 नंबर के पेशेंट को देखिए। 26 नंबर का मरीज कबीर शर्मा था, जिसकी सांस बुरी तरह उखड़ी हुई चल रही थी। सीनियर डॉक्टर ने आकर देखा कि उसकी ऑक्सीजन की नली अपने स्रोत से उखड़ गई थी और उसका प्रवाह खंडित हो चुका था। उसने झपटकर पाइप लगाना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। शर्मा का शरीर एक बार जोर से उछला और फिर गिरकर शांत हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी ट्रेनी डॉक्टरों में हड़बड़ी मच गई। अगले दिन भारी फौज के साथ विक्रम ने अखबार के दफ्तर पहुंचकर इमारत को घेर लिया। किसी को भी अंदर बाहर आने की इजाजत नहीं थी। जब विक्रम अपनी पूरी वर्दी में कार्यालय में दाखिल हुआ, तब हर कोई अपना काम छोड़कर उसे ही देखने लगा। सनी अपनी टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने लिखना बंद कर दिया और सशंकित निगाहों से विक्रम को देखने लगा। जगमोहन सिंह मोहित सर के ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था। चपरासी सुरेश दफ्तर के किचन में कुछ काम कर रहा था। सुनीता अपने टेबल पर नहीं थी। वह पूजा के टेबल की बगल में रखी एक कुर्सी पर बैठी पूजा के साथ कुछ खा रही थी। विक्रम ने कार्यालय में पहुंचते ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। ये देखते ही वातावरण में सन्नाटा पसर गया। विक्रम दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा और उसने चुपचाप सनी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैंने क्या किया सर? जब सनी बोला तो उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कल शाम कबीर शर्मा को देखने गए थे, विक्रम कठोर स्वर में बोला।
हाँ गया था, सनी की रोनी आवाज आई। वो मर चुका है तुम्हारी कृपा से, विक्रम विषैले स्वर में बोला। नहीं सर, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, वो तो मेरे गुरु थे। सनी अब सच में रो पड़ा। देखो, नाटक करने से कोई फायदा नहीं, सच सच बता दो कि तुमने शर्मा का कत्ल क्यों किया और रामचरण द्वारा मोहित का कत्ल किए जाने में तुम्हारी क्या भूमिका है। सर, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं कल अस्पताल गया जरूर था और वहां से चुपचाप वापस आ गया था। मैंने कुछ नहीं किया है सर। सुनो, तो मुझे विस्तार से पूरी बात बताओ। कहता हुआ विक्रम एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना रिवॉल्वर वापस रख लिया। हाथ उठाए खड़े सनी को भी उसने सामने एक कुर्सी पर बैठने को कहा। पूजा और सुनीता भी सामने ही बैठे थे। बाकी लोग इन सभी को घेर कर ऐसे खड़े थे मानो सड़क पर मदारी का तमाशा देख रहे हो। विक्रम ऐसी कुर्सी पर बैठा था जिसमें पूजा की टेबल उसकी जद में आ गई थी। उसने टेबल पर रखा पेपरवेट घुमाते हुए कहा, अगर तुम्हारी कहानी मुझे जच गई तो मैं तुम्हें निर्दोष मान लूंगा। सनी रोता हुआ अपनी राम कहानी सुनाने लगा। सभी आश्चर्यचकित से सुन रहे थे। विक्रम भी ध्यान से सुन रहा था और बेख्याली में टेबल के ड्रॉवर्स से भी खेल रहा था। उसने कई बार ड्रॉवर्स बंद चालू किए और धीरे से उनमें से डॉक्टरों द्वारा पहना जाने वाला एप्रॉन और एक स्टेथोस्कोप निकालकर टेबल के ऊपर रख दिया। ये देखकर पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर उसका गला काटा जाता तो शायद रक्त की एक बूंद ना निकलती। उसका रक्त मानो सूख गया था। पूजा, विक्रम दांत पीसता हुआ बोला, इस एप्रॉन और स्टेथोस्कोप का तुम्हारे दराज में क्या काम? तुम पत्रकार हो कि डॉक्टर? पूजा ने मुंह खोला तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। डर के मारे उसकी घिग्गी बंद गई थी। उसके मुंह से केवल सर सर की आवाज निकल रही थी। बोलिए मैडम, विक्रम बोला। अब सर पैर करने से काम नहीं चलेगा। सर, वो किसी तरह बोली, ये सब मेरा नहीं है, मुझे नहीं मालूम किसने ये इधर रख दिया। बनो मत, विक्रम ने डांटा। क्या कल तुम डॉक्टरों के दल में ट्रेनी डॉक्टर का रूप धरकर आईसीयू में नहीं गई थी? नहीं सर, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं वहां नहीं गई थी। अच्छा रुको, अभी पता चल जाएगा। ये कहकर विक्रम ने जोर से अतुल को आवाज लगाई। तुरंत एक पुलिस सिपाही हाजिर हुआ और उसने विक्रम को सलाम किया। विक्रम ने पूजा से पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? पूजा के इनकार में सिर हिलाने पर विक्रम ने उसका जो परिचय दिया उसने सभी को चकरा कर रख दिया। वो बोला, अतुल ही वो आदमी है जो चेहरे पर पट्टियां बांधे कल कबीर शर्मा की जगह पर आईसीयू में लेटा हुआ था जब तुमने इसकी नाक से नली नोची थी। इतना सुनकर सबके मुंह पर आश्चर्य झलक आया। विक्रम आगे बोला, शर्मा की मौत तो पहले ही हो चुकी है। मैं जानबूझकर कल यहाँ आया और जगमोहन से ये बात बताकर गया कि शर्मा होश में आने वाला है, क्योंकि मैं जानता था कि कातिल की इस बात में उत्सुकता जरूर होगी कि शर्मा किस हाल में है और वो फिर उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए मैं अतुल को, जो कद काठी में बिल्कुल कबीर शर्मा जैसा है, उसका चेहरा ढककर वहां लेटा दिया और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। पहले सनी पहुंचा, तब इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने फोन करके अपने सिपाही को वहां से हटा दिया। ये भीतर गया पर बिना कुछ किए लौट गया तो मैं समझ गया कि ये कातिल नहीं है। सब मुंह बनाए विक्रम के खुलासे को सुन रहे थे। वो आगे बोला, मैडम पूजा जी, आपकी काली पट्टी वाली चप्पल अतुल ने अपनी आंखों से देखी थी जब आपने इसकी नली खींची थी। समझी, वही चप्पल आप अभी भी पहने हुए हैं। सिर पर पट्टियां होने के कारण ये चेहरा नहीं देख पाया था, पर चप्पल इसने बराबर पहचानी थी। सबने अतुल की ओर देखा। उसका सिर सहमति में हिल रहा था। नहीं नहीं, पूजा फूट फूट कर रो पड़ी, मैं वहां नहीं गई थी। ओके ओके, विक्रम बोला, एक ऐसा सबूत मैं तुम्हें देता हूं जिसे तुम झुठला नहीं सकोगी। अतुल के बदन पर बांधी गई पट्टियों पर ऐसा रंगहीन केमिकल लगाया गया था कि उससे स्पर्श होने पर इंसानी बदन का कोई भी हिस्सा कई दिनों तक गाढ़ा नीला रहता है। वो निशान धोने से और गाढ़ा होता है। अतुल कह रहा था कि कल तुम्हारी कोहनी नली खींचते समय इसकी पट्टी पर रगड़ खाई थी। जरा मेहरबानी करके अपने कुर्ते की बाहें ऊपर करो।
क्योंकि कल तुमने आधे बाहीं की शर्ट पहनी थी। अगर कोहनी पर नीला रंग नहीं मिला तो मैं तुम्हें निर्दोष मान लूंगा। पूजा ने जल्दी जल्दी अपनी बाहें चढ़ानी शुरू की, पर विक्रम का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वो तो उस समय गिद्ध की तरह उस सुनीता को घूर रहा था, जो इनसे बेखबर जल्दी जल्दी अपनी कोहनियों को चेक कर रही थी। जब सुनीता की नजरें विक्रम से मिली तो वो खिसियाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसका चेहरा फक पड़ चुका था। विक्रम ने पूछा, आपने अपनी कोहनी क्यों चेक की मैडम? आप तो कल नहीं गई थी ना वहां। वैसे भी ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है। मैंने तो जाल बिछाया था जिसमें आप फंस गई है। सुनीता घबरा गई और उसके गले से अस्पष्ट सी आवाजें आने लगी। विक्रम ने सख्त होते हुए कहा, अब सब बकोगी या हवालत में चलकर तुम्हारी मेहमान नवाजी की जाए? मुझे पता है कि आपने भी पूजा के साथ ही काली पट्टी वाली चप्पलें खरीदी थी। विक्रम के साथ 2 लंबी तगड़ी महिला सिपाही भी थी। जब सुनीता कुछ नहीं बोली तो विक्रम ने उन्हें इशारा कर दिया। इस पर एक ने सुनीता के बाल पकड़े और दूसरी ने ऐसा चाटा मारा कि उसकी आंखों के आगे चांद तारे नाच उठे। वो रोती हुई सब बताने पर राजी हो गई। हाँ, मैंने ही मारा है मोहित और कबीर शर्मा को। वो चिल्लाकर बोली, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। क्यों? विक्रम बोला, आखिर ऐसा क्या किया था दोनों ने? मैं जब से इस कार्यालय में आई हूं, मोहित मेरे पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ था। कई तरह से लालच देकर उसने मेरा शोषण करना चाहा। मेरे घर में मैं ही कमाने वाली हूं। पिताजी को लकवा हो चुका है। मैं नौकरी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तब मैंने तय किया कि इस पिशाच का मर जाना ही ठीक है। ओहो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है सुनीता, पर तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। विक्रम बोला, आगे क्या हुआ? रामचरण मुझसे ना जाने क्यों खार खाता था और बिना मतलब लड़ता झगड़ता था। मैंने मोहित का कत्ल करके उसका इल्जाम इसके सर डालने की योजना बनाई। परसों जब ये मुझसे लड़ा तब मैंने इसके सैंडविच बनाने वाले चाकू को उठा लिया था। फिर अगले दिन मैं खुद अपने बैग में ग्रीस से सना रुमाल लेकर ऑफिस आई और खुद के चेहरे पर वो रुमाल फिराकर रामचरण पर इल्जाम मर दिया। सो क्लेवर, विक्रम बुदबुदाया। मैं जानती थी कि रामचरण इस झूठे इल्जाम से तिलमिला जाएगा और मोहित भी बवाल करेंगे। फिर मेरे एक्शन के लिए जमीन मिल जाएगी। ठीक सोचा था तुमने, विक्रम बोला। बिल्कुल वही हुआ। फिर आगे क्या हुआ? जब रामचरण पैर पटकता कूच कर गया तब मैं सबकी नजरें बचाकर मोहित के कैबिन में गई और मैंने ऐसा जताया मानो मैं उसकी बातें मानने के मूड में हूं। ये देखकर उसकी बाँछें खिल गई। जैसे ही उसने मुझे अपने पास खींचना चाहा, मैंने रामचरण वाला चाकू उसकी छाती में उतार दिया और चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गई। आगे तो आप लोग सब जानते ही हैं, सुनीता बोली। लेकिन तुमने कबीर शर्मा को क्यों मारा? विक्रम ने पूछा। उसने मुझे हड़बड़ाहट में मोहित के कैबिन से निकलते देख लिया था और वो मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आया, सुनीता बोली। उसने मुझे साफ साफ कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो पुलिस को सब बता देगा। मैं उसके सामने सिर झुकाए सोच रही थी कि क्या करूं। तब तक उसने मुझे राजी समझकर दबोचना चाहा। तब मैंने शीशे की वजनी एस्ट्रे उठाकर उस पर दे मारी और वहां से निकल भागी। उस समय रामचरण तो ऑफिस में नहीं था, बाकी सब अपने काम में व्यस्त थे, तो मुझे किसी ने नहीं देखा। कबीर शर्मा को मारने के लिए अस्पताल में क्यों गई थी तुम? विक्रम ने पूछा। आपने कल ऑफिस में आकर जो जाल फेंका, मैं उसमें फंस गई। मुझे लगा कि अगर कबीर ने होश में आकर मेरा नाम ले लिया तो मैं फंस जाऊंगी। यही सोचकर मैं अस्पताल गई और ट्रेनी डॉक्टरों के दल में शामिल होकर उसकी नाक की नली खींच दी। तुम्हें अगर ये पता होता कि कबीर तो पहले ही मर चुका है और वो जाल कातिल को फंसाने के लिए है तो तुम नहीं आती ना। सुनीता ने सहमति में सिर हिला दिया। तुम्हें डॉक्टर का वेश अपनाने की कैसे सूझी? मैं जानती थी कि अस्पताल में डॉक्टर के गेटअप का बड़ा लाभ मिल सकता है, इसलिए मैंने एप्रॉन और स्टेथोस्कोप खरीदा और वहां आसानी से घुस गई। वहां से भागते समय मुझे इन्हें कहीं फेंकने का मौका नहीं मिला तो ऑफिस में लाना पड़ा और खुद को बचाने के लिए तुमने अपनी सहेली को फंसाने के लिए उसकी दराज में इन्हें प्लांट कर दिया। विक्रम ने पूछा तो सुनीता का सिर झुक गया।
उसके बाद सुनीता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रामचरण, सनी और पूजा के सिर पर लटकती तलवार हट गई और इंस्पेक्टर विक्रम का नाम अगले दिन के अखबारों में चमक उठा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।